सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 19 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे कई राजनीतिक खबरों के बीच एक खबर यमुना नदी को लेकर है। यमुना नदी छठ से पहले दिल्ली में यमुना नदी पर फैली झाग की मोटी परत, बहुत प्रदूषित हो चुकी है नदी। दिल्ली में यमुना नदी में शुक्रवार को सफ़ेद झाग की मोटी परत देखने को मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, विशेष रूप से तब जब त्यौहार का मौसम नज़दीक आ गया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित कई वीडियो में नदी का ज़्यादातर हिस्सा झाग की परत से ढका दिखा रहा है, मानो जैसे नदी की सतह पर बादल छा गया हो। ये प्रदूषण के कारण बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से झाग उत्पन्न हो जाता है और ये बहुत ही खतरनाक है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार इस झाग में अमोनिया और फॉस्फेट की उच्च मात्रा होती है, जिससे श्वसन और त्वचा संबंधी समस्याएं सहित स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा होते हैं। इसके अलावा नदी में काले रंग की पतली परत कैंसर और फेफड़ों की बीमारी का बड़ा कारण है। इतनी प्रदूषित होने के बावजूद लोग छठ के मौके पर यमुना के गंदे पानी में डुबकी लगाते हैं। एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा है कि इस प्रकार का झाग तब बनता है जब सड़ते हुए पौधों से निकलने वाली वसा और प्रदूषक तत्व पानी में मिल जाते हैं, लेकिन मानसून के दौरान इनकी उपस्थिति आश्चर्यजनक है। उन्होंने झाग बनने का कारण बाढ़ की अनुपस्थिति को बताया है, जो आमतौर पर प्रदूषकों को बाहर ले जाती है। कभी कभी कहते पानी बहा के ले जाता है वाटर फ्लो, तो वो नहीं बन पाते हैं, मगर अब की बार बने। बहुत ही दुखदाई है ऐसी स्थिति यमुना की। अगला लेख है जलवायु संकट और दूर होते लक्ष्य। यह लेख लिखा है कुशाग्र राजेंद्र जी द्वारा। कुशाग्र जी कहते हैं जलवायु संकट दिन दिन गहरा रहा है। हर वर्ष गर्मी कुछ बढ़ी हुई दर्ज होने लगी है। वैश्विक तापमान और इससे जुड़े हर आंकड़े लगातार बढ़ते संकट की ओर इशारा कर रहा है। जलवायु संकट से निपटने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों और उन्हें हासिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जो अब और बढ़ रहा है। वायुमंडल में पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाले गैसों की मात्रा चरम पर है। ब्लूमबर्ग के ऑनलाइन आंकड़ों के मुताबिक अभी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ 421.44 ppm तक पहुंचा है, जो पृथ्वी में संतुलित तापमान के लिए ज़रूरी है। 35 ppm पैमाने से 71.44 ज़्यादा है। मतलब जो एक स्टैंडर्ड 350 ppm का होता है, जो बैलेंस रहना ज़रूरी होता है, वो अब 71.44 ज़्यादा है, जो कि अब पहुंच गया है 421.44 पे। और ये ख़तरनाक चीज़ है ना, जो संतुलन होना ज़रूरी है वो नहीं बन पा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड मार्क्सटर रिसर्च बर्लिन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हमारी वर्तमान तैयारियां पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य के बहुत पीछे हैं। ये स्थिति रही तो पृथ्वी का औसत तापमान अगले 4 साल और 9 महीने में 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। वहीं 2.0 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को पार करने में लगभग 23 साल का समय शेष है। ये ध्यान देने योग्य है कि ये दोनों लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इस सदी के अंत तक के लिए सबसे लंबे विचार विमर्श और खींचतान के बाद 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में निर्धारित किए गए थे। इसे अब तक का सबसे आशावादी समझौता माना गया था। देखिए, पेरिस समझौता तो लगभग नाम मात्र कहने का ही रह गया है विश्व में, भारत में ही नहीं विश्व में बहुत से देश इसे नहीं मान रहे हैं। भारत भी नहीं फॉलो कर रहा है। बहुत ही लैंडमार्क था पेरिस समझौते की, माना जा रहा था कि इसके बाद से अब क्लाइमेट चेंज पे सब लोग सीरियसली अपना अपना काम करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं 5 स्टार 7 स्टार होटलों में 7 स्टार होटलों में रुकते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाना खा के आ जाते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज दुनिया भर की बातें करते हैं, कार्बन कम करना, उत्सर्जन कम करना,
फिर क्या होता है, फिर अपने वापस से प्राइवेट जेट में बैठ के कार्बन एमिशन बढ़ा के अपने देश चले जाते हैं। जिस बिल्डिंग में मीटिंग कर रहे होते हैं उस बिल्डिंग में सेंट्रलाइज एसी लगा होता है, एसी और पॉल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, और उसी बिल्डिंग में बैठ के ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्लाइमेट चेंज समस्या है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि धरातल में कोई भी देश सीरियस नहीं दिख रहा है। यूनाइटेड इन साइंस की रिपोर्ट और भी भयावह तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान नीतियों के तहत इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान के 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का संभावना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेरिस समझौते में पहले से एक दशक में कोई प्रभावी काम नहीं हुआ। जब यह समझौता 2015 में लागू हुआ तो उस समय अनुमान था कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा 16% बढ़ेगी, लेकिन इस दौरान किए गए वैश्विक प्रयासों का ही परिणाम है कि 2030 तक ये अनुमान वृद्धि घटकर 3% तक आ गई है। सिर्फ ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए इससे पहले एक्सपेक्टेड था कि शायद 2030 तक वो 16% तक बढ़ जाएंगी, लेकिन एट प्रेजेंट 2023 आने वाला है मगर अभी सिर्फ 3% ही बढ़ी हैं। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। अगर जलवायु परिवर्तन के कारणों और उसके प्रभावों पर नज़र डालें तो हर स्तर पर न केवल एक असमान व्यवस्था जिम्मेदार दिखती है, बल्कि इसका प्रभाव भी वैश्विक स्तर पर अलग अलग दिखाई देता है। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव उन लोगों या क्षेत्रों पर पड़ता है जिनका इसमें योगदान बहुत कम या नगण्य होता है। मौजूदा जलवायु संकट और पर्यावरण क्षरण का स्वरूप व्यापक और वैश्विक है, लेकिन उससे निपटने की आर्थिक क्षमता प्रत्येक देश में असमान है। देखिए, धरातल में तो बड़ी समस्या है ही है। पॉलिसी मेकिंग पे देश भी ऐसा कुछ सीरियस दिख नहीं रहे हैं। वैश्विक परिदृश्य में पारदर्शिता बढ़ाने के बावजूद सभी देशों के बीच क्षमता के अनुसार साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर केवल सैद्धांतिक सहमति बनी है। इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लागू करने में विकसित देश किसी प्रकार की संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं। दूसरी ओर गरीब देश, विशेषकर समुद्री किनारों पर बसे या द्वीपीय देश, मौजूदा वैश्विक आर्थिक तंत्र के शिकार बन रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कीमत जो चुका रहा है इस समय क्लाइमेट चेंज की, वो है कोस्टल स्टेट्स या फिर जो आइलैंड नेशंस हैं, समुद्र में ही उनका पूरा देश है। वहाँ पे जल स्तर बढ़ने से वह डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग होने से पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। मौजूदा जलवायु संकट पर सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक नीतियों का है, विशेषकर तब जब पेरिस जलवायु समझौते के तहत उत्सर्जन को कम करने के लिए 2030 और 50 के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। किसी भी आर्थिक गतिविधि पर लागू कर की दर या उसमें दी गई छूट इस बात का संकेत देती है कि जलवायु संकट से निपटने में हमारा प्रयास कितने प्रभावी हैं। वैश्विक दक्षिण के देशों के कॉरपोरेट का व्यवहार एक परिजीवी के समान है, जो सार्वजनिक धन के विकास की आवश्यकताओं जैसे गरीबी और पिछड़ेपन की आड़ में अनुदान के रूप में जलवायु संकट से संबंधित परियोजनाओं में झोंक कर मुनाफा कमा रहे हैं। एक्शन 8 की मौजूदा सरपट अधिकांश देशों, विशेषकर वैश्विक दक्षिण के देश में सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था पर कॉरपोरेट लॉबी के प्रभाव पकड़ को जिम्मेदार बताती है। इसे विकसित देशों द्वारा पेरिस जलवायु समझौता के तहत जलवायु वित्त के खोखले वादों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब बिजनेस हाउसेस, कॉरपोरेट लॉबीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनकी नीतियाँ अलग ही चल रही हैं, जो कि बिल्कुल भी क्लाइमेट चेंज के पैरेलल या साथ चलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। अगला आर्टिकल है नागरिकता का सवाल। ये बांग्लादेश से आकर असम से पनाह पाए हुए या फिर अवैध रूप से रह रहे लोगों की नागरिकता का सवाल लंबे समय से उलझा हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने अब स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों की नागरिकता तय करने के मकसद से संविधान में जोड़ी गई अनुच्छेद 6A, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसमें आर्टिकल 6A की बात हो रही है, पूरी तरह जायज़ है। दरअसल केंद्र सरकार का कहना था कि ये धारा नागरिकता और भाषा संस्कृति संबंधी संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करती है। बांग्लादेश से आकर बसे लोगों की वजह से असम में जनसंख्या संतुलन बिगड़ा है, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसे लोगों की वजह से वहाँ की भाषा और संस्कृति पर बुरा असर पड़ा है। किसी राज्य में विभिन्न जाति समूह की मौजूदगी का मतलब ये नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद
29 के तहत भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। यानी अब 1 जनवरी 1966 से पहले आए लोगों को स्वतः भारत का नागरिक मान लिया जाएगा और उसके बाद 24 मार्च 1971 के बीच आए लोगों को नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा। उसके बाद आए लोगों को अवैध माना जाएगा और सरकार उन्हें वापस भेजने का प्रबंध करेगी। दरअसल केंद्र सरकार राष्ट्रीय नागरिक पंजिका तैयार करना चाहती है, एनआरसी। यहाँ पे एनआरसी की बात हो रही है, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप का। उसमें असम सरकार लगातार बांग्लादेश से आई मुस्लिम आबादी का सवाल उठाती रही है। उसका कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से राज्य के कई जिलों में उनकी आबादी बहुसंख्यक हो गई है, मगर उनकी पहचान करने में उसे कठिनाई पेश आती रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था कि राज्य सरकार ऐसे नागरिकों की पहचान कर बताए कि कितने विदेशी नागरिक वहां रह रहे हैं और कितनों को वापस भेजा गया है, मगर सरकार उसका आंकड़ा पेश करने में विफल रही। देखिए, वास्तव में तो बांग्लादेशियों को लेकर बड़ा लंबे समय से विरोध रहा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो अनुच्छेद 6A में बात कही गई है उसी के आधार पर न्याय और कानून चलेगा। मगर सरकार अभी भारत में अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को वापस लेने को तैयार है, मगर ये तभी संभव है जब वो असम सरकार पारदर्शी तरीके से उनकी पहचान करे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने का मुद्दा इसलिए विवादास्पद हो गया था कि ठीक से पहचान किए बिना उन्हें प्रतकथा केंद्रों में भेजा जाने लगा। उनमें से कई नागरिक भी बताए जाते हैं जो भारतीय नागरिकता कानून के दायरे में आते हैं, मगर उनके पास पहचान की जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ऐसे नागरिकों को बांग्लादेश भेजने से उनके सामने नई दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। वहां जाकर उन्हें नागरिकता ना मिली तो वह कहीं के नहीं रह जाएंगे। किसी संकट के समय मानवीय आधार पर दूसरे देश के नागरिकों को पनाह देने पर उस देश का धर्म है, पर किसी लोभ में अवैध तरीके से आकर लोग रहने लगें तो उसे न केवल देश की बुनियादी सुविधाओं पर बोझ पड़ता है, बल्कि सुरक्षा संबंधी चुनौती भी पेश आने लगती है। फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 6A को बिल्कुल सही ठहराते हुए कह दिया है कि कृपया करके संविधान के अनुसार चलिए, और सिर्फ इस बात को लेके हम किसी को वापस उसके देश नहीं भेज सकते कि वो उस क्षेत्र विशेष की धार्मिक आस्था रहन सहन को डिस्टर्ब करेगा। अगला आर्टिकल है विवाह की उम्र। अभी कल ही सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह को लेकर बहुत बढ़िया बात कही है कि बाल विवाह एक ऐसा अभिशाप है जिससे पूरे समाज की एक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। देश भर में विभिन्न समुदायों के बीच परंपरा का व्यक्तिगत कानूनों की वजह से आज भी बाल विवाह करा दिया जाता है। ये समझना मुश्किल नहीं है कि जिन बच्चों की शादी कम उम्र में करा दी जाती है वह इस मामले में कितना परिपक्व समझ रखते हैं। इस लिहाज से सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अहम है। अदालत ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों के जरिए बाधित नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत ने यह स्वीकार किया कि इस कानून में कुछ खामियां हैं और इसे सफल बनाने के लिए बहुक्षेत्रीय समन्वय के पक्ष का ध्यान रखा जाएगा। दरअसल समाज में अब भी कुछ ऐसी रिवायतें जारी हैं जो न केवल के समाज में प्रतिगामी मूल्यों की वाहक हैं, बल्कि उनके ज़रिए कई बार मानवाधिकारों का भी हनन होता है। बाल विवाह ऐसी ही एक परंपरा है जो कानूनों की कसौटी पर तो अनुचित है, मगर व्यवहार में बदस्तूर कायम है। बच्चों का विवाह कराते हुए इस बात का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि कम आयु के बच्चे अपने विवाह को लेकर कोई परिपक्व फैसला नहीं कर सकते। अभिभावकों के फैसले का विरोध ना कर पाने या असहमति ना जता पाने की वजह से जो उन पर थोपा जाता है उसे वह मजबूरन स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सही बात कही। यही वजह है कि हर वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी तादाद में बाल विवाह कराए जाते हैं और कानून वहां लाचार खड़ा दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने 141 पेज के जजमेंट में लेटेस्ट केस है, बहुत बहुत भारी बातें करी हैं। एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर बता दिया है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है समाज में, इससे नकारात्मक प्रभाव, और समय रहते इसे ख़त्म करना ज़रूरी है।
भारत घोर गरीबी वाले देशों में शामिल है। भारत दुनिया के उन 5 देशों में है जहां उसके अधिक संख्या में लोग घोर गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के करीब 1.1 अरब लोग घोर गरीबी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इनमें से भी आधे नाबालिग हैं। यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा गुरुवार को बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि दुनिया में 1.1 अरब लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं, जिनमें से 40% लोग युद्ध, नाजुक स्थिति और यहाँ कम शांति वाले देश में रह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 23.4 करोड़ लोग घोर गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिसे मध्यम मानव विकास सूचकांक में रखा गया है। भारत उन 5 देशों में है जहां पर घोर गरीबी में जीवन यापन करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अलावा अन्य 4 देश पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया और कॉन्गो हैं। दुखद है मगर सच है तो सच है कि भारत को गरीबी पे कहीं ना कहीं असफलता हाथ लगी है गरीबी नियंत्रण में। इसी के साथ आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।